हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल 142 और बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 की पावर को यूज़ किया है। सुप्रीम कोर्ट की जब बात आई तो हम लोग जान जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 124 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल मैक्सिमम 34 जजेस हो सकते हैं। करंटली 32 जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो कि हमारे 47th चीफ जस्टिस है, जिनका नाम है शरद अरविंद बोबडे जी। उनसे पहले जो 46 थे वो रंजन गोगोई जी थे, जो कि करंटली हमारे राज्यसभा के अंदर नॉमिनी मेंबर बन चुके हैं। तो बात करते हैं कि आर्टिकल 142 क्या है हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर को इन्वोक किया है, जिसके कारण उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं एंटर करने के लिए, अटेंड करने के लिए और कोर्ट की हियरिंग्स में जो भी लॉफुल हियरिंग्स है उसमें पार्ट लेने के लिए। ये इन रेस्ट्रिक्शंस की ऑब्जर्वेशन क्या है, ये रेस्ट्रिक्शंस सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हमारे कंट्री में लागू हुए थे, जो कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए थे, उसको ध्यान में रखते हुए लगाया गया था। हर एक इंडिविजुअल को और इंस्टीट्यूशन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कोऑपरेट करे ऐसे मेजर्स के अंदर, ताकि जो वायरस का ट्रांसमिशन है वो बढ़ ना सके। और ऐसे कन्वेंशनल ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए उसके स्केलिंग को डाउन किया जाता है, ताकि जो वायरस है वो कोर्ट के अंदर ना, कोर्ट के जो कोर्ट इस चीज़ के लिए कोई कंट्रीब्यूशन ना करे इस वायरस के अंदर। ये कोई मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन एक ड्यूटी है, ड्यूटी टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर पैंडमिक का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा ना देखा जाए। अब कुछ रैशनल्स भी हैं इसके बिहाइंड में कि देखो, जो रूल ऑफ लॉ होता है ना डेमोक्रेसी के अंदर, उसमें एक फंडामेंटल होता है कि भाई जस्टिस सबको मिलनी चाहिए और उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और जो चैलेंजेस हमारे करंटली भी आए जा रहे हैं कोविड-19 कारण, इसके कारण ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट की जा रही है कि जो डिलीवरी और ये जो होने डिलीवरी और है ना एक्सेस जस्टिस के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी कन्फ्यूजन की जा रही है कि कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो फंडामेंटल भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो लेकिन जस्टिस तो डिलीवर करना ही चाहिए। तो लेकिन फ़िलहाल जो मोमेंट है, जो सिचुएशन है, उसमें एक क्या है कि पब्लिक हेल्थ को प्रेसिडेंस मिली है कन्वेंशन के ऊपर। पब्लिक हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ने क्या गाइडलाइंस दी उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जो जुडिशरी है वो इम्प्रोवाइज़ करनी चाहिए, कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, ताकि ऐसी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आउटब्रेक होते हैं पैंडमिक्स का, इस टाइम पर भी हमारी जो जुडिशरी है वो फंक्शन करती रहे। हाई कोर्ट्स को डिसाइड किया को प्रिस्क्राइब किया गया कि वो अपने अकॉर्डिंग कुछ मॉडलिटीज़ बनाएं, ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो रेस्पेक्टिव स्टेट्स यूज़ करें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी ये बोला गया है कि आप अपने रेस्पेक्टिव जो हाई कोर्ट्स हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करें। हेल्पलाइंस क्रिएट की जाएँ ताकि रिसीव किए जाएँ और रेक्टिफाई की जाए टेक्निकल कंप्लेंट्स। कोर्ट्स जो हैं उन सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी का यूज़ करना चाहिए लिटिगेंट्स के लिए जिनके पास अपॉइंट नहीं है। एंड एमिकस क्यूरी का मतलब होता है कोई इम्पार्शियल एडवाइज़र होता है, जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में होता है, एक इम्पार्शियल एडवाइज़र होता है किसी भी केस के लिए। और इसके बाद इन्होंने कहा कि इन नो केस शैल एविडेंस बी रिकॉर्डेड विदाउट द म्यूचुअल कंसेंट। जब तक दोनों पार्टीज़ का कंसेंट ना हो, दोनों की हामी ना हो, कोई भी वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा ये जान लेंगे आर्टिकल 142 है क्या। आर्टिकल 142 जो ना सुप्रीम कोर्ट को एक पावर प्रोवाइड करता है कंप्लीट जस्टिस देने की। कभी कभी क्या होता है ना कि जो हमारे जो लॉ होते हैं ना और स्टैट्यूट होते हैं, स्टैट्यूट का मतलब होता है कि पार्लियामेंट में जब कोई लेजिस्लेचर में कोई बिल पास करके जब लॉ बनाया जाता है उसको स्टैट्यूट बोलते हैं। और वो बॉडीज़ जो लॉ पास बनाने से बनती हैं उनको स्टैट्यूटरी बॉडीज़ बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे लॉ और स्टैट्यूट्स के कारण भी ना कंप्लीट जस्टिस नहीं हो पाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है आर्टिकल 142 के अंदर, उसको इन्वोक करके वो कंप्लीट जस्टिस डिलीवर कर सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, आपको धीरे धीरे जानने को मिलेंगे कि कब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है। जैसे कि अयोध्या केस की हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पावर 142 का यूज़ किया था, आर्टिकल 142 का, जिसमें कि जो 5 एकड़ लैंड जो उन्होंने दी थे ना इस्लाम वालों को, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड वगैरह को, वो उनकी डिमांड में नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ किया अपनी पावर का, ताकि कंप्लीट जस्टिस डिलीवर की जा सके। उसके कारण आर्टिकल 142 जो है वन है जो है स्टेट का, वो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जब अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हैं तो दे मे पास सच डिक्री। डिक्री मतलब एक ऑफिशियल ऑर्डर ऐसा हो सकता है जो पास कर सकते हैं, जो कि ज़रूरी होता है किसी भी जस्टिस को कंप्लीट करने के लिए। और ये जो डिग्री पास किया जाता है ये एनफोर्सिबल होता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ये प्रिस्क्राइब किया जाता है अंडर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। उसके अंडर में ही रहता है, यानी कि पार्लियामेंट के लॉ के अगेंस्ट या फिर उससे एक्सटेंशन में नहीं जाएगा। तो इस मैनर के अंदर जो प्रेसिडेंट भी होते हैं वो भी इस ऑर्डर को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 142। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ आइटम है वो है कि गवर्नर्स राइट इन ऑर्डरिंग द फ्लोर टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है तो हम लोगों ने आपको बता ही दिया था कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 के अंदर आता है।
कंटेक्स्ट ये था, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का जो डिसीजन था, जिसमें जो गवर्नर लालजी ने ये डिसाइड किया था कि कमलनाथ गवर्नमेंट जो थी, जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट की, उनको बोला था कि भाई अपनी मेजोरिटी प्रूव कीजिए इस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जब उनके 22 कांग्रेस के एमएलएज ने रिज़ाइन कर दिया था। तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी? कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी होती है कि एक ऐसी सिचुएशन में गवर्नर हैज़ रीजंस, कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है जब गवर्नर को ये लगता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जिसको हेड कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर, उनके दे हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपेरिटी होती है वो रिक्वायर करती है कि ऐसी चीज़ को, ऐसे इशू को, जब बेसिकली जब गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती है और गवर्नर को ये फील होता है, तो ही कैन आस्क फॉर द फ्लोर टेस्ट, बेसिकली इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। गवर्नर इज कॉलिंग फॉर अ फ्लोर टेस्ट, इस कैन नॉट बी कंस्टिट्यूड टू हैव एक्टिव। कंस्टिट्यूट का मतलब होता है कि इंटरप्रेट इन ए पर्टिकुलर वे, कि इसको इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी के बियॉन्ड जाए। यानी कि ऐसा नहीं कि गवर्नर अपनी किसी पार्शियलिटी को ध्यान में रखते हुए फिर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लाइन होकर इसको पास कर सके। गवर्नर को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर इफ़ देर इज़ समथिंग विच इज़ ही फील्स और विद इन द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज़ नॉट कॉन्फिडेंट और इट नॉट, मतलब जो भी फंक्शन डिलीवर करनी होती है गवर्नमेंट को प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर रही होती है, तब गवर्नमेंट कैन ऑल्सो आस्क फॉर द फ्लोर टेस्ट। उसके अलावा भी कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर ये कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के अंदर रहेगा, उसके बियॉन्ड नहीं होगा। किसी पॉलिटिकल दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना हो उसके मद्देनज़र भी नहीं होगा ये। गवर्नर की जो पावर होती है फ्लोर टेस्ट की, वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती है सिर्फ इंसेप्शन ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शंस, बट कॉन्टीन्यूस थ्रू आउट दिस टाइम। ऐसा नहीं है कि जैसे ही हमारे इलेक्शन होते हैं उसके बाद गवर्नर बोलता है कि अपने एमएलएज की मेजोरिटी प्रूव करो, फिर आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हो और आप अपनी सरकार बना सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ तब तक ही होती है, वो पूरा जो टर्म होता है उस गवर्नमेंट का, तब तक किसी भी टाइम तक गवर्नर ऐसा कर सकते हैं। गवर्नर की रिक्वायरमेंट होती है कि वो ट्रस्ट वोट जो होता है वो शॉर्ट सर्किट ना बन जाए डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स का बिफोर द स्पीकर। ए गवर्नर नीड नॉट वेट फॉर द स्पीकर्स डिसीजन ऑन द रेजिग्नेशन ऑफ रेबल एमएलएज बिफोर कॉलिंग फॉर ए ट्रस्ट वोट। जब भी जो रेबल एमएलएज होते हैं, जो 10th शेड्यूल के अंदर डिफेक्शन का केस वगैरह बनता है, तो उसमें स्पीकर के डिसीजन का वेट नहीं करेंगे गवर्नर, एंड ही शुड आस्क फॉर द ट्रस्ट वोट, दैट इज़ फ्लोर टेस्ट के लिए, ताकि स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज मेंटेन्ड। फ्लोर टेस्ट होता क्या है? देखो, फ्लोर टेस्ट के अंदर क्या होता है ना, डिटरमाइन किया जाता है फ्लोर ऑफ द हाउस के अंदर, यानी कि जो महाराष्ट्र का जैसे विधानसभा हो गया, वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर होता है वो कमांड करते हैं, सपोर्ट करते हैं मेजोरिटी ऑफ एमएलएज का, यानी कि काइंड ऑफ वोटिंग होती है। और वोटिंग में क्या होना चाहिए कि जितना भी होता है, मान लो 100 मेंबर्स थे, तो फ्लोर टेस्ट के अंदर जो भी सरकार बनाएगी जिसके 51 लोग हो जाएंगे ना, वो सरकार बना सकता है। यानी कि 1/2 + 1, हाफ में एक एक्स्ट्रा होना चाहिए जिसके भी पास बनेगा, तो इंडिविजुअल पार्टी हो या फिर अलायंस की गवर्नमेंट हो। तो फ्लोर टेस्ट इसलिए किया जाता है कि भाई आप अपने एमएलएज वगैरह को दिखाओ, कौन कौन है आपके एमएलएज जो जीत के आए हैं और कौन कौन है जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली एक काइंड ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है। इसको मीन्स ऑफ वॉइस वोट से भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी की जा सकती है वोट्स एमएलए के हाउस के अंदर, और जहाँ भी मेजोरिटी होती है वहाँ पर लेजिस्लेचर बनता है। कैसे हो रहा होता है ये जो वोटिंग प्रोसेस होता है, ये स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर सेंटर के ऊपर जब होता है तो लोकसभा में होता है। टेक्निकली जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो अब उसको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, वो अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर जो यूजुअली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का ही बनता है, ऑब्वियस सी बात है। तो जिसके पास मैजिक नंबर होता है, इस मैजिक नंबर को बोलते हैं, वही मैजिक नंबर जो होता है ना, टोटल नंबर ऑफ जितनी भी सीट्स होती हैं गवर्नमेंट की पावर में रहने के लिए, उसमें 50+1, 50% +1। जैसे अगर मान लो 1000 सीट्स थी, 1000 सीट्स हैं, तो 1000 सीट्स के लिए कितना होगा? 501। इतने जिस भी पार्टी में हो जाएंगे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मान ली जाती है। हाउएवर एट टाइम्स ए गवर्नमेंट मेजोरिटी के भी क्वेश्चन किया जा सकता है। जो लीडर होता है पार्टी का क्लेम कर सकता है मेजोरिटी हैज़ टू मूव ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत बार ऐसा हुआ है। अगर कुछ एमएलए जो होते हैं वो वोटिंग के टाइम पर एब्सेंट रहते हैं तो उनकी वोट काउंट नहीं होती, वोट उन्हीं की काउंट होती है जो प्रेजेंट होते हैं और वोट करते हैं। जो वोटिंग प्रोसेस होता है ये ओरली होता है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू भी हो सकता है, बैलेट प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है। गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर से पूछ सकते हैं कि अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दी हाउस में इफ द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कम्स इनटू क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द केशवानंद भारती केस। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी लक्ष्मीकांत की जो 6th एडिशन है लेटेस्ट, उसकी भी सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। उसमें हम लोग पूरी की पूरी बुक को PDF पे कन्वर्ट करके और उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। 3000+ MCQs डिस्कस होंगे उसमें,
और बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली। उसके शॉर्ट हैंड वाले नोट्स भी आपको मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स, बिल्कुल जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनकी PDF भी मिलेगी। ये टॉपिक उसमें भी और डेप्थ में एक्सप्लेन किया जाएगा, बट यहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर एंड द केशवानंद भारती केस, इसमें बात की जाएगी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, केशवानंद भारती का केस क्या हुआ था। तो बात करते हैं आज से एग्जैक्टली 47 ईयर्स अगो, अप्रैल 24, 1973 को चीफ जस्टिस सीकरी ने 12 जजेस यानी कि टोटल 13 लोगों का बेंच था ये, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट लैंडमार्किंग जजमेंट दिया था हिस्ट्री के अंदर, जिसको नाम दिया था केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती स्टिल अलाइव, इनके बारे में आपको बताऊंगा ये थे कौन। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 में आता है, और जो रिट्स पास करनी होती है वो आर्टिकल 32 के थ्रू पास कर सकता है। रिट्स क्या की जाती हैं, और रिट्स तब पास की जा सकती है जब जो पिटिशनर है वो प्रूव कर देते कि उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको इन्फ्रिंज किया गया, तभी सुप्रीम कोर्ट रिट पास करता है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अभी जजेस हैं वो 32+1, टोटल 32 जजेस हैं। 1 जो है हमारे वो CGI हैं, करंट जो CGI हैं 47 हैं, शरद अरविंद बोबड़े, इनका शॉर्टकट है SAB। इससे पहले जो 46 थे वो रंजन गोगोई जी थे, जिनको भी राज्यसभा का नॉमिनी MP बना दिया गया है। और टोटल जो स्ट्रेंथ होती है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, वो भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 34 की है। राइट, आगे हम बात करते हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट था ये 68 डेज तक चला था, 31 अक्टूबर 1972 से 23 मार्च 1973 तक। जो जजमेंट आया था वो 7:6 का आया था। 7 जजेस ने इसके फेवर में जजमेंट दिया था, 6 ने इसके अगेंस्ट में जजमेंट दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। और उन्होंने बोला था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इनवायलेबल है, आप इसको साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, और इसको पार्लियामेंट भी बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको रिगार्ड किया गया था एज टेनेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। टेनेट का मतलब होता है सिद्धांत, पूरे के पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसका सिद्धांत क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा और आगे जानते हैं। इस केस का बैकग्राउंड क्या है हल्का सा वो जान लेते हैं। ऑल दिस एफर्ट वॉज टू आंसर जस्ट वन मेन क्वेश्चन। पार्लियामेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पर कि सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन पूछा गया था इस केस के अंदर कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अनलिमिटेड वे में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता ही चला जाएगा। इसके ऊपर ही पूरा का पूरा केस बना था। और ये क्वेश्चन उठ के कहाँ से आया था, 1970s के अंदर जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने कुछ मेजर अमेंडमेंट्स कर दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि थी 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 26th और 29th अमेंडमेंट। और ये किसके ऊपर किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिए थे 1970 में RC कूपर का, और 1970 में माधवराव सिंधिया का, और इससे पहले गोलकनाथ केस का। तो ये क्या थे जजमेंट्स, RC कूपर वाला तो था बैंक के नेशनलाइजेशन का, तो ये जजमेंट्स दिए थे इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, और माधवराव सिंधिया के ऊपर भी जजमेंट दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। इन सब के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ये वाली अमेंडमेंट्स लेके आ गई थी तब ये। और ये अच्छा, ये वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। माधवराव सिंधिया का जो एबॉलिशन हुआ था ना, प्रीवी पर्सेस क्या होते थे 1947 के अंदर, जब बहुत सारे ये रजवाड़ास जो थे, ये जो प्रोविंसेस थे, जब इन्होंने इंडिया का पार्ट बने थे तो उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी। उसमें से ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उसमें से कुछ अमाउंट उन लोगों को जाता रहता था। तो 1970s के अंदर ये अमाउंट उनको गवर्नमेंट ने देना बंद कर दिया था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, कि उन्होंने कहा था कि ये जो है ये अब वैलिड नहीं है, पहले ये रूल था लेकिन अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, इससे गवर्नमेंट का जो फंड है वो कम पड़ जाता है। इन लोगों ने, माधवराव सिंधिया वगैरह ने केस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, और ये लोग अपना केस जीत गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग कर दी थी कि नहीं, आप ये बंद नहीं कर सकते, उनको पैसा आपको देना होगा। फिर इंदिरा गांधी अमेंडमेंट्स लेके आ गई थी 24, 25, 26। फिर केशवानंद भारती जैसे लोगों ने केस कर दिया कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी चीज़ को अमेंड करता चला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो 4 अमेंडमेंट्स थे और साथ में जो गोलकनाथ का जजमेंट था, ये सारे के सारे चैलेंज किए थे केशवानंद भारती ने। केशवानंद भारती जो हैं वो एक पॉन्टिफ हैं। पॉन्टिफ होता है एक गुरु। कहाँ के हैं ये, केरला के रहने वाले हैं, केरला के कसारगोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और वहाँ पर एक मठ है अदनीर मठ, ये उसके मठ के हेड हैं, यानी कि गुरु हैं वहाँ के। आगे हम चलते हैं इसमें।
अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने रूल किया था 7-6 में, यानी कि 7 लोगों ने फेवर किया था, 6 लोगों ने इसके अगेंस्ट बोला था कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट कर सकता है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता। अब बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर्स होती हैं। समथिंग मस्ट रिमेन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दैट द न्यू अमेंडमेंट वुड चेंज, ये उन्होंने बोला था। अब कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन उससे कुछ प्रिंसिपल ले डाउन कर दिए, जैसे फेडरलिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब उसके पार्ट बने रहेंगे। अब अगर हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो फेडरलिज्म होता है टोटल डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इक्वल स्टेटस। जैसे हम यूएसए की बात करते हैं, वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट है, जो पावर है वो स्टेट में और सेंटर में इक्वली डिवाइडेड है। इंडिया के अंदर भी डिवाइडेड है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है, यानी कि डिवाइडेड जरूर है पावर, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें जो रूलिंग होगी वो सेंटर की हो जाएगी। तो सेंटर इज़ इन अ वे मोर पावरफुल, बट स्टिल वी हैव गिवन पावर टू द स्टेट एज वेल। अब बेसिक स्ट्रक्चर जो था सिंस केशवानंद, वो था क्या, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन था वो इसको इंटरप्रेट किया गया था, उसमें इंक्लूड किया गया था सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की होगी, रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो कानून होगा वो किताब के हिसाब से चलेगा, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंस है, और डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रहेगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, स्टेट वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। अब इस चीज़ के ऊपर क्रिटिक्स ने क्या बोला, क्रिटिक्स ने बोला कि ये जो डॉक्ट्राइन है ना, उन्होंने इसको अनडेमोक्रेटिक बुलाया, और उन्होंने कहा था कि ये जो डिसीजन आया, जजमेंट आया, ये अनइलेक्टेड जजेस का है, क्योंकि जजेस जो होते हैं उनको इलेक्ट नहीं किया जाता है कभी भी, वो मेरिट के हिसाब से आते हैं। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया है ये अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर तो डिसीजन भी उसी को लेना चाहिए ना ऐसे जजमेंट का जो इलेक्ट होके आए, बट ये जो सारे के सारे जजेस होते हैं यही अनडेमोक्रेटिक होते हैं। एट द सेम टाइम इट प्रोपेंट्स हैव हेल्ड द कॉन्सेप्ट एज ए सेफ्टी वाल्व। उसी टाइम पे कुछ लोगों ने ये भी बोला कि ऐसे कानून से आने के बाद एक जो मेजॉरिटरिज्म और जो अथॉरिटेरियनिज्म की जो गवर्नमेंट आ सकती थी, यानी कि एक दलीय सरकार आ जाए, डिक्टेटरशिप आ जाए, वो आने से बच गई है इसके अंदर। अब इसके आउटकम और इम्प्लीकेशंस क्या क्या हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि 6 जजेस ने तो किया ही था, अगर वो इसको पार्लियामेंट को ये अमेंडमेंट को, ये जो केशवानंद भारती कोर्स जो केस था उसके अंदर वो बोल देते कि नहीं आप लोग इसको, कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है, इसको अमेंड कर सकती, तो होता क्या, एक चांस था बहुत हाई कि हमारे पास टोटलिटेरियन स्टेट डिक्लेयर हो जाता अब तक, और एक वन पार्टी रूल रहता, जैसे चाइना के अंदर है, वहाँ पर सिर्फ वन पार्टी रूल करते हैं, जिसको बोलते हैं CCP, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर CPC भी बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो एट एनी रेट कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसकी सुप्रीमेसी ख़त्म हो जाती, ये तो होना ही था। अब कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हुए थे जो हम देखें कि अगर उनको एग्जाम्पल को हम देखते हैं, जैसे 39th अमेंडमेंट, 41st अमेंडमेंट, अगर हम इनको देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर पार्लियामेंट के पास पूरी पावर हो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, तो सच में इंडिया के अंदर ये डिक्टेटरशिप जैसे केसेस बन सकते हैं। जैसे 39th अमेंडमेंट के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया था, उन्होंने बोल दिया था कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, इनके इलेक्शन के अंदर अगर कोई मैल प्रैक्टिस भी हुई है, अगर कोई धांधलीबाजी भी हुई है, तो भी आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। और ये क्यों किया था, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में एक रूलिंग दे दी थी, उन्होंने इनको प्राइम मिनिस्टर से हटा दिया था जब उनको 1975 में पता चला था। मैं इसको हल्का सा आपको बता देता हूँ। 1971 के अंदर इंदिरा गांधी जो थी वो राय बरेली से, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ से जीत कर PM बन गई थी वो, और उनके अगेंस्ट में खड़े थे राजनारायण ने जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस कर दिया 1971 में। 4 साल ये केस चला, 1975 में इसका डिसीजन निकल के आया, उसमें पता चलता है कि इंदिरा गांधी ने कुछ मैल प्रैक्टिसेस की थी इलेक्शन को जीतने के लिए, उन्होंने इंदिरा गांधी को पोजीशन से हटा दिया। तो नाउ इंदिरा गांधी इज़ नो मोर ए प्राइम मिनिस्टर। सेम डे इंदिरा गांधी जो हैं वो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, अपना केस करती हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको बेल दे देता है। अच्छा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि वो अगले 6 साल तक इलेक्शंस नहीं लड़ सकती, इलेक्शंस के लिए मना कर दिया था। वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, उनको वहाँ से बेल भी हो जाती है, और उनको नेक्स्ट 6 मंथ्स तक PM बनने की परमिशन मिल जाती है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ, ऐसा पॉसिबल है।
अगर आप किसी हाउस के मेंबर हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था साथ में कि आप किसी हाउस के मेंबर नहीं रहोगे पर आप 6 महीने पीएम बन सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये वैलिड है कि आप चीफ मिनिस्टर या फिर पीएम बने रह सकते हो जस्ट फॉर 6 मंथ्स। तब तक या तो आपको किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा या फिर उसके बाद आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। अब 6 महीने के लिए जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं तो उन्होंने क्या किया, जस्ट नेक्स्ट डे उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करा दी। इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद वो कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स लेके आए, जैसे 41 में क्या आता था कि कोई भी केस होगा सिविल, क्रिमिनल और किसी इनके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर के खिलाफ अगर किया जाएगा, चाहे वो ऑफिस में थे उस टाइम पे बाद में भी, वो नहीं कर सकते। तो यानी कि उनको फुल इम्यूनिटी दिलवाने का एक अमेंडमेंट लेके आई थी। यानी कि अगर कोई इंसान एक दिन के लिए गवर्नर बनता है तो उसको पूरी लाइफ के लिए लीगल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी मिल जाती है। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम होता कि किस कॉन्स्टिट्यूशन को फुली अमेंडमेंट कर सकता तो इस तरह के ड्रैकोनियन लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुके होते, लेकिन क्यों नहीं आए? क्योंकि 7-6 से ये वोटिंग हम लोग जीत गए थे और हम लोगों ने डिसाइड किया कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट एडिट नहीं कर सकता। और ये जो अमेंडमेंट्स थे ये बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर ही। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है रिगार्डिंग द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इसमें हम जानेंगे कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग्स किए हैं, जानेंगे कि नीट वगैरह का जो केस था वो क्या है। एक सिग्निफिकेंट जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि जो नीट का एग्ज़ाम है, जो कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्सेज़ के लिए होता है, वो किसी भी ये जो राइट्स होते हैं माइनॉरिटीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको किसी भी तरीके से वॉयलेट नहीं करता है। बैकग्राउंड जानते हैं। ये रूलिंग आई थी ऑन अ बंच ऑफ पिटिशंस जो ओरिजिनली फाइल किए गए थे 2012 में बाय द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एंड अदर्स, जिन्होंने चैलेंज किया था कि जो नोटिफिकेशंस नीट की इशू की गई है मेडिकल काउंसिल ऑफ द्वारा और डेंटल काउंसिल ऑफ द्वारा, उसके ऊपर आए थे। पिटिशनर की आर्ग्यूमेंट क्या थी? पिटिशनर की आर्ग्यूमेंट ये थी कि जो नीट होता है ना, उससे जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उसके राइट चले जाते हैं उनके अपने बिजनेस को एडमिनिस्टर करने के लिए, इंक्लूडिंग द राइट टू एडमिट स्टूडेंट्स फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ देयर ओन स्टैंडर्ड्स। यानी कि देखो होता क्या है ना, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये होता है कि आप अपने माइनॉरिटीज़ के लिए आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हो। तो अब जो नीट जैसे एग्ज़ाम होते हैं, अब नीट जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे थे जब वहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूशन में भी, तो उन्होंने कहा कि देखो भैया हमारा तो इंस्टीट्यूशन है ना वो माइनॉरिटी का है, रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए बना हुआ है, तो यहाँ पर नीट जैसे एग्ज़ाम को हम लोग कंडक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ की वैल्यू तो इतनी होती नहीं है, तो आप हमारे लिए एक डिफरेंट एग्ज़ाम करो या फिर हम अपने लिए खुद डिफरेंट एग्ज़ाम करेंगे कंडक्ट, और फिर हम, अब देखो बात ये होगी, एक इम्पार्शियलिटी हो रही थी। ये लोग बोल रहे थे कि हम अपने लिए नीट जैसा अलग खुद एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे और यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे हम उनको भेजेंगे उन कॉलेजेस में, आप हमको सीट अलॉट कर दो, रिजर्वेशन दे दो इतना, और बाकी इंडिया में जो बच्चे होंगे वो अपना नीट का जो सबका कॉमन एग्जाम होगा वो देंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग की है कि देखो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। नीट जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं वो नेशन के इंटरेस्ट में होते हैं, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन होता है, तो नीट जैसे एग्जाम में हम आपको एक्सक्लूजन नहीं दे देंगे। तो उन्होंने कहा था कि देखो ये हमारा फंडामेंटल राइट होता है, आप इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग की थी कि देखो भैया फंडामेंटल राइट जो होते हैं ना एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। और तो यही सब इस न्यूज़ के अंदर मैंने आपको ऊपर ऊपर की कहानी बता दी। अब मैं थोड़ा उसको और डिटेल में बताता हुआ चलता हूँ। जो राइट टू माइनॉरिटी ऑब्जर्वेशन क्या थी कोर्ट की, उन्होंने कहा था जो राइट होता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का, जो कि आर्टिकल 19(1) क्लॉज 1G में आता है और आर्टिकल 30 में वो बोलता है, जो जिसको भी आर्टिकल 25, 26, 29 के साथ जब पढ़ा जाता है तो वो किसी भी तरीके के ट्रांसपेरेंसी और रिकॉग्निशन जो होती है ना मेरिट की, मैटर ऑफ एडमिशन में, उसके आड़े नहीं आता है। स्टेट के पास राइट होता है कि वो अपने रेगुलेटरी रेजाइम बनाए, इंस्टीट्यूशंस को बनाए, जो कि मैंडेट किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट देयर कैन नॉट बी एनी अदर एग्जामिनेशन फॉर एडमिटिंग द स्टूडेंट्स। नीट एक रेगुलेटरी मेजर होता है और नेशन के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर है। ये जो रेगुलेटरी मेजर्स होते हैं ना, देयर इज़ नो वे टू इंटरफेयर विद द राइट टू एडमिनिस्टर द इंस्टीट्यूशन बाय द रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। स्पेशली जो रेगुलेटरी मेजर्स होते हैं ना, इनको इंटरफेयर ना करें। ये जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, रिलीजियस का मतलब होता है जो धर्म वाले होते हैं अल्पसंख्यक, और लिंग्विस्टिक का मतलब रिलीजियस होते हैं धर्म वाले, लिंग्विस्टिक होते हैं जो भाषा वाले अल्पसंख्यक होते हैं। इसके अलावा जो रेगुलेटिंग एकेडमिक्स होते हैं और इम्पोज करते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस टू इंश्योर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स आर इन नेशन एंड पब्लिक इंटरेस्ट। बेसिकली एजुकेशन की एक ऐसी चीज़ है ना, यहाँ पर हम एक रिलीजियस माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन को अलग से राइट नहीं दे सकते कि भैया आप एक अलग टेस्ट कंडक्ट कर लो, वहाँ से आपके जो बच्चे पास होंगे वहाँ से आप भेज देना, और बाकी पूरे इंडिया के अंदर हम लोग अपना नीट कंडक्ट करवाते हैं तो और इसमें जो सेलेक्ट होंगे उनको हम ले लेंगे। नहीं, जब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की बात होती है, मेडिकल फील्ड जैसे चीज़ की बात होती है, तो एक कॉमन टेस्ट रहेगा जो कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है।
कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस क्या क्या है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के? आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 रिकॉग्नाइज करता है कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो होती हैं वो रेस और एथनिसिटी के ऊपर बेस्ड नहीं होती हैं, यानी कि धर्म और भाषा वाले जो होते हैं वो रेस यानी कि जाति वगैरह के ऊपर बेस्ड नहीं होते हैं। ये रिकॉग्नाइज करता है कि राइट जो होता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इन इफेक्ट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्ले इन प्रिजर्विंग देयर डिस्टिंक्ट कल्चर। बिल्कुल सही बात है, आप अपना कल्चर बचाने के लिए आप ऐसा इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। बिल्कुल। एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो एस्टैब्लिश कर सकती है एडमिनिस्टर कर सकती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, बट दे विल नॉट एंजॉय स्पेशल राइट्स अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्लॉज ए सब क्लॉज ए। इसको बोलते हैं आर्टिकल 30 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल राइट्स नहीं मिल सकते इसमें। अब स्पेशल राइट क्या एंजॉय किए जाते हैं ऐसे माइनॉरिटीज़ के द्वारा, उन पे भी देख लेते हैं। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं वो राइट एंजॉय करते हैं एजुकेशन को एज ए फंडामेंटल राइट। इन केस अगर उनकी जो प्रॉपर्टी है वो ले ली जाती है स्टेट के द्वारा तो उनको कंपेंसेशन दिया जाता है और ऐसी जगह या फिर उनको जगह दे दी जाती है जहाँ पर अपना इंस्टीट्यूशन दोबारा प्लेस कर सके। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो होता है वो बोलता है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं आर नॉट कंसिडर्ड फॉर रिजर्वेशन, इनको रिजर्वेशन देने की कोई बात नहीं की गई है। फिर बात आती है राइट टू एजुकेशन एक्ट की। जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एडमिशन टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स अप टू 25% ऑफ एनरोलमेंट रिजर्व फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि 6 से 14 के लिए तो वैसे ही फ्री होता है। सेंट स्टीफन वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो MEI होते हैं दे कैन हैव 15% सीट रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज़। और TMA पाई और अदर स्टेट वर्सेस कर्नाटका और जो 2002 के केस हुए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो MEIs होते हैं उनका एक सेपरेट एडमिशन प्रोसेस हो सकता है जो कि बहुत फेयर है, ट्रांसपेरेंट है और मेरिट बेस्ड है। इनका एक सेपरेट फी स्ट्रक्चर भी हो सकता है बट दैट शुड नॉट चार्ज कैपिटेशन फ़ी ऑब्वियसली। तो ये थी हमारा ये वाला आर्टिकल। थैंक यू।